बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़िज़िक्स का पीबीए है और फ़िज़िक्स के पीबीए को जैसे पहले बता चुका हूँ, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सारे मेजर प्रैक्टिकल्स हैं और मेजर प्रैक्टिकल्स में से 18 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा और माइनर जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से 12 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। तो मेजर प्रैक्टिकल्स जितने हैं दो वीडियोज़ में, इससे पहले वन शॉट वीडियोज़ दो मैंने अलग अलग बनाई थी, उनमें वो हमने सारे कवर कर लिए। तो वो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो वो पहले आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह जितने माइनर प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, वो साथ पहले ज़रा क्लियर कर दूं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, तैयारी में क्या करना है। तो आप अगर आपके पास कोई हेल्पिंग नोटबुक्स हैं, कोई प्रैक्टिकल बुक्स हैं या कोई पीबीए की बुक्स हैं, तो उनमें याद रखें प्रोसीजर आपने बिल्कुल किसी चीज़ का याद नहीं करना। आपने टेबल पूरे याद नहीं करने। टेबल आपको गिवन होंगे, हाँ, जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे सेक्शन ए में हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करनी थी। जैसे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला एक स्फेयर का वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट की थी, तो ईएमएफ कैसे फाइंड की थी, E1 over E2 इक्वल्स टू L1 over L2। यहाँ पर स्पीड है साउंड की, तो V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। बाकी टेबल भी आपको मिलेगा, टेबल को फिल करना आपको आना चाहिए। वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और उससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं जो साथ साथ वर्कशीट्स यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसी किस्म के पेपर में इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे है उसका भी सोल्यूशन मैं पहले वीडियो की सूरत में पोस्ट कर चुका हूँ। उसमें भी जिस तरह के क्वेश्चन हैं वैसा ही पेपर आपका बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ऐसा ही पेपर बनेगा जैसा मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ये मैंने कहा पहले क्लियर कर लूँ। अब सेक्शन बी जो है जिसमें माइनर प्रैक्टिकल्स हैं, तो माइनर प्रैक्टिकल्स में से क्वेश्चंस भी कम बनेंगे और प्रैक्टिकल्स भी ज़रा छोटे होते हैं और 6 प्रैक्टिकल्स हैं, तो इंशाल्लाह एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है इसमें, कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ फॉर वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ये अरेंजमेंट देख लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग हो अगर, और स्प्रिंग को हमने एक सपोर्ट के साथ जो है वो ऊपर अटैच कर दिया, बांध दिया। अब ये स्प्रिंग जो है अन एक्सटेंडेड है, यानी इसके साथ कोई चीज़, कोई वेट नहीं हैंग किया हुआ, तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इस ओरिजिनल लेंथ को यूजिंग मीटर रूल। तो अगेन यहाँ पे एक मीटर रूल में अगर यहाँ पर लूँ तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर है तकरीबन, 49 सेंटीमीटर के करीब है ये भी इस वक्त। अच्छा, अब मैं अगर इसके साथ ये एक 100 ग्राम्स का मैस ऐड कर दूँ तो मैस की वजह से क्या होगा, मैस का जो वेट है वो डाउनवर्ड्स इसको पुल करेगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। जब ये एक्सटेंड होगा तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पुल करेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये वापस ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के राउंड अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच्ड होता है, अब इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने बेसिकली उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें ग्राफ जो है वो मिलेगा और ग्राफ की मदद से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ये साथ देखें एनर्जी के ग्राफ्स बने हुए हैं, तो मैं इसको रिलीज़ करता हूँ एक्सटेंड करके, तो देखें ग्राफ में हमें एनर्जी की वैल्यूज़ देखें नज़र आ रही हैं कि काइनेटिक से पोटेंशियल में इंटर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की। टोटल एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में बार बार कन्वर्ट होती चली जा रही है, ठीक है। अब अगर हमें वैल्यूज़ पता हों इस वेट की, अभी तो ये 100 ग्राम्स का एक है मैस, तो इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ऐड करते चले जाएँ हम मैसेज। ऐड करने से इसकी एक्सटेंशन नोट करते चले जाएँ और उस एक्सटेंशन की मदद से फिर हम फाइंड आउट कर लें एनर्जी स्टोर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन टेबल कैसा है अब वो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ देखें वही अरेंजमेंट जो मैंने आपको अभी बताई थी उसी तरह है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस है, मैस का वेट डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है और उसकी वजह से ये एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, अब ये वही अरेंजमेंट है। अब पेपर में इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस किस्म का टेबल, पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और फिर उसके बाद नीचे एक टेबल को फिल करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो अ स्टूडेंट हैंग्स डिफरेंट मैसेज ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग एंड मेजर्स द एक्सटेंशन। मैस की वजह से जो वेट होगा डाउनवर्ड्स, उस वेट की फिर आगे एक्सटेंशन गिवन है। तो मैस 100, 200, 300, 400, 500 मैस की वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ की हैं, तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन की वैल्यूज़ भी साथ साथ इंक्रीज़ हुई हैं। अब मैस को वेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जल्दी में अक्सर स्टूडेंट्स W/mg लगाते हैं, तो मैस 100 और जी की वैल्यू 9.8 पुट करके और इसको सॉल्व कर देते हैं, जबकि यहाँ पे क्लियरली मैस लिखा हुआ है ग्राम्स में, ठीक हो गया। तो ग्राम्स में अगर मैस है तो उसको पहले आप किलोग्राम्स में चेंज कर लें।
और फिर उसको जी की वैल्यू 9.8 से मल्टीप्लाई करें या 10 से मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लें आप 100 से। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट भी चले कर लेता हूँ तो 100 को पहले मैं डिवाइड करूँगा 1000 के साथ, ये किलोग्राम में चेंज हो गया, फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 100/100 यानी यहाँ पे 1 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह 200 का 2 न्यूटन आ जाएगा, 300 का 3 न्यूटन आ जाएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। तो ये न्यूटन में मैंने वेट निकाल लिया। डायरेक्ट 100 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले उसको केजी में कन्वर्ट किया। कंप्लीट द टेबल, और मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया, यूनिट्स भी ऊपर लिख दी। एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है तो अगर पेपर में मीटर में हुई तो मीटर में ले लेंगे, और अगर एक वैल्यू उसने दे दी गई मीटर में बाकी सारियों को भी फिर मीटर में ही हमें लेना होगा। ड्रॉ द ग्राफ बिलो बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे ज़रा हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब ग्राफ में हमने जो लोड और एक्सटेंशन में लोड को यहाँ पे रखना है और एक्सटेंशन को हमने यहाँ पर रखना है और इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब ग्राफ में ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से, यानी 1 न्यूटन पे कितने सेंटीमीटर है, फिर 2 न्यूटन पे कितने सेंटीमीटर है, पहले तो स्केल होगा ज़रा। स्केल में आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, चूँकि मैंने लोड लिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 4 बॉक्सेस पे 2 न्यूटन होगा, यहाँ पे 3 न्यूटन होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। या बड़ी भी कर सकते हैं स्केल, हम 4 बॉक्सेस को इक्वल टू 1 कह सकते हैं क्योंकि ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बड़ा है। तो हम 1 2 3 4 वैल्यूज़ का 1 न्यूटन कह सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 वैल्यूज़, यहाँ पे 2 न्यूटन हो गया, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 3 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 4 न्यूटन हो गया, और 1 2 3 4 यहाँ पे 5 न्यूटन हो गया। ये हमारी स्केल होगी कंप्लीट। एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस स्केल क्या 3 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 3 बॉक्सेस को 1 के इक्वल ले लेते हैं, फिर आगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, या वो जो स्केल उधर गिवन है यानी वैल्यू जो गिवन है 3 6 यानी 3 के टेबल में है, तो ऐसे ही कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस इक्वल टू 3 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 9, और फिर ये 1 2 3 4 5, ये 12 हो गया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ पूरी वो ली नहीं है, लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। अब आगे क्या करना, स्प्रिंग कांस्टेंट आपने अगर ग्राफ में से फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट जब आप ग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे तो याद रखना है, अगर एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और लोड को एक्स एक्सिस पे, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। यहाँ पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ ना इस लाइन की, तो स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यूज। तो अगर वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है और एक्स एक्सिस पे लोड है, तो स्लोप तो आएगी आपकी एक्सटेंशन ओवर द लोड, यानी एक्स ओवर एफ आएगी। फिर आपको स्लोप का इन्वर्स लेना पड़ेगा, वो के इक्वल होगा, तो के विल बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ द स्लोप। लेकिन अगर पेपर में ये देख लें, ध्यान करें ज़रा, अगर लोड को आपने पेपर में गिवन हुआ, लोड आपने यहाँ पर लेना है और एक्सटेंशन आपने यहाँ पर लेनी है, अगर पेपर में ऐसे गिवन हुआ तो आप अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो वही स्लोप इक्वल टू आ जाएगी लोड ओवर एक्सटेंशन, यानी एफ ओवर एक्स आ जाएगी, जो कि के इक्वल है। तो उस सूरत में स्लोप जो है वो के इक्वल है। तो ये ध्यान करना है कि पेपर में आपको लोड वाई एक्सिस पे गिवन है या एक्स एक्सिस पे गिवन, वो डिसाइड करेगा कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट फिर किसके इक्वल है। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ से ग्राफ में से स्लोप फाइंड आउट कर ली, और वो स्लोप ही असल में आपका जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। वैसे तो मैं टेबल के ऊपर जाऊँ तो टेबल में कोई सी 2 वैल्यूज़ चूज़ करूँ, जैसे ये पहली वैल्यू चूज़ करूँ और ये आखिरी वैल्यू चूज़ करूँ, इनमें मैं चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस करके, यानी 5 - 1 ओवर 15 - 3 करूँ तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो 5 - 1 4 होता है, 15 - 3 12 होता है, तो 4/12 यानी 1/3। ये मेरा के आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा आ गया यहाँ से। ठीक है, लोड ओवर एक्सटेंशन किया तो मेरे पास 1/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर दिया। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज द एरिया अंडर द लाइन ऑन द ग्राफ। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, ये जो लाइन आपने जितनी भी ड्रॉ की है इसके नीचे नीचे जितना एरिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं इनक्लोज करता हूँ और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के ऊपर मैंने अगर एक्सटेंशन ली हुई है तो बेस के ऊपर एक्सटेंशन की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी 5 होगी इस सिचुएशन में,
और हाइट की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी 12 या 15 वो यहाँ पे पुट करूँगा, तो एरिया कैलकुलेट कर लूँगा, तो वो जो एरिया है वो मेरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो उसको ले लें और वो आपका इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी। दूसरा फार्मूला भी इसका इस्तेमाल हो सकता है एनर्जी के लिए, होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको के की वैल्यू पता है और कोई एक स्पेसिफिक एक्स की वैल्यू, एक्सटेंशन की वैल्यू आपको कही जाती है, यानी फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है एट एन एक्सटेंशन ऑफ 12 सेंटीमीटर व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड। जब वो स्प्रिंग 12 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ था उसके पास कितनी एनर्जी थी उस वक्त, तो आपने क्या करना है 1/2 इंटू के की वैल्यू जो कि 1/3 हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देना है। अगर वो कहता है कि एट एन एक्सटेंशन ऑफ 9, तो यहाँ पे एक्सटेंशन अपन 9 पुट कर लेंगे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर की मदद से भी हम एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो और साथ क्या आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्राफ है फोर्स और एक्सटेंशन का, फोर्स इधर कर लेते हैं, एक्सटेंशन इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसके बाद ये ग्राफ आगे जाकर कर्व हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है यहाँ तक ये आप हुक्स लॉ कह रहे हैं, क्योंकि ये हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो एप्लीकेबल है हुक्स लॉ, ये ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को, ठीक है। ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से बियॉन्ड हुक्स लॉ जो है वो ओबे नहीं कर रहा स्प्रिंग, यानी हुक्स लॉ कहाँ तक ओबे कर रहा है कि आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन जब आप फोर्स हटाते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ चला जाता है। इस लिमिट से आगे जब चले जाते हैं तो फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रेशियो है बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग, और इट कम्स फ्रॉम द हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ की स्टेटमेंट पर आप लिख सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, फिर वहाँ से जो है वो एक्स के जो है वो कांस्टेंट निकलता है, एफ इक्वल्स टू के टू एक्स, फिर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज डिवाइड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड यही कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। नेक्स्ट नंबर 2 है स्केच मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द करंट्स इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ फ्लैट सर्कुलर कॉइल, अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इन तीनों में से जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। अब सबसे पहले ये देखें, ये एक अरेंजमेंट है कि एक वायर जो है वो पास हो रही है एक कार्डबोर्ड के अंदर से, और उसके करीब हमने आयरन फिलिंग्स जो है वो रखी हुई हैं। तो अभी वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स जो है वो वैसे ही पड़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब जब करंट फ्लो करेगा इस वायर में से तो क्या होगा, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी। अब अगर मैं करंट यहाँ पे देखें, करंट फ्लो करवाता हूँ तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और इस करंट की मिकदार को, करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं और ज़रा सर्कल ज़रा छोटे डायमीटर के बन रहे हैं सर्कल। तो इसका मतलब है फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब वो जो फील्ड है वो किस तरह की फील्ड है, वो सर्कुलर फील्ड है, और वो हम फील्ड लाइंस के ज़रिए भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें ये राइट हैंड रूल चाहिए। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो फिंगर्स की कर्लिंग है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। हम कंपास नीडल रख के भी बता सकते हैं ये कि कंपास नीडल जहाँ रखेंगे वो कंपास नीडल खुद ब खुद डिफ्लेक्ट करके हमें बताएगी कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो कंपास नीडल देखें, अराउंड द वायर कंपास नीडल जो है वो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। तो राइट हैंड रूल की मदद से वी कैन इंडिकेट द डायरेक्शन, और पैटर्न इसका जो बन रहा है वो पैटर्न सर्कल्स बन रहे हैं, स्मॉल इस तरह के सर्कल्स बन रहे हैं। एक नहीं बनाना आपने, ज़्यादा बना लेने, 1 2 और लेट्स से मैं यहाँ पे 3 सर्कल जैसे बना लेता हूँ, और तीनों के ऊपर मैंने एरो लगा देना है ऐसे इस डायरेक्शन में। चूँकि करंट यहाँ पर क्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूँगा तो जाहिर है करंट को रिवर्स करने से फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। तो ये पैटर्न है बहुत आसान सा। अब इसके बाद चलते हैं, दूसरा है फ्लैट कॉयल। अब यहाँ देखें, वायर को बेंड करके एक फ्लैट कॉयल की शक्ल दी गई है, एक सेमी सर्कल कॉयल की शक्ल दी गई है, ठीक है। अब जब करंट यहाँ से अगेन फ्लो करेगा तो इसके ये दो किनारे, दो एजेस जो बन गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, फील्ड बनेगी सर्कुलर, लेकिन वो फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी, अगेन राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे।
तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, करंट की तरफ थंब करें, तो करंट अभी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो थंब जो है वो करंट की तरफ किया हुआ है, फिंगर्स को कर्ल किया हुआ है, तो यहाँ जो फिंगर्स की कर्लिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में। दूसरी तरफ जो करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, अब वहाँ करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिंगर्स की जो कर्लिंग है इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ है, फील्ड बनाएंगे ऐसे, एक सर्कल बना दिया ऐसे छोटा, एक थोड़ा सा ऐसे बड़ा सर्कल बना दिया, इसी तरह इधर भी, यहाँ पर भी सर्कल बना दिया और यहाँ पर भी ऐसे सर्कल बना दिया, यहाँ से भी एक सेमी सर्कल और यहाँ से भी एक सर्कल और यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी बनानी, ये फील्ड है, ठीक है। लेकिन एरो लाजमी है, एरो किस तरफ है वो भी राइट हैंड रूल से अभी मैंने आपको बताया था, जिस तरफ आपकी फिंगर्स की कर्लिंग है उस तरफ आपने एरोज लगा देना। तो यहाँ पे एरो इस तरफ हैं, ये सारे एरोज ऐसे इस तरफ होंगे, यहाँ से भी ऐसे इस तरफ, और यहाँ जो एरोज हैं वो इस तरफ होंगे, ये फील्ड का पैटर्न बनेगा, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे, ठीक हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है ड्यू टू अ फ्लैट कॉइल। अब इसके बाद आखिरी एक और रह जाता है कॉइल का। अब यहाँ देखें, एक वायर को हमने वाइंड किया हुआ है किसी मेटल के ऊपर, तो ये एक प्रॉपर कॉइल बन गया, प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो अगेन यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी मैग्नेटिक फील्ड है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है कि फील्ड लाइंस जो है वो एक पोल से आउट बाहर की तरफ जा रही होती है, दूसरे पोल में इनवर्ड्स जा रही होती है। तो जिस पोल से फील्ड लाइंस आउट होती हैं वो नॉर्थ पोल होता है, और जिस पोल की तरफ फील्ड लाइंस जा रही होती हैं वो साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक ज़ाहिर है साउथ पोल बनेगा। अब वो नॉर्थ और साउथ हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ बना है और कौन सा साउथ बना है, ये फील्ड लाइंस को ऐसे हम कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है, पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो हम राइट हैंड रूल यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अब वो जो राइट हैंड रूल है अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ आपने करंट की तरफ फिंगर्स को रखना है और थंब आपका नॉर्थ पोल को बताएगा। तो यहाँ जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, तो आपका थंब क्या बता रहा है, नॉर्थ पोल को बता रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला नॉर्थ है और ये वाला क्या है, साउथ है। तो आप जब फील्ड लाइंस कंप्लीट करेंगे तो आपने साउथ में सारी फील्ड लाइंस सॉरी इनवर्ड्स बनानी है, सारी साउथ में इनवर्ड्स, यानी यहाँ से एक एक एरो लगा दें, इतने सारे एरोस की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी, यहाँ से आउटवर्ड्स, नॉर्थ से सारी आउट होंगी फील्ड लाइंस और साउथ में सारी फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड्स होंगी। ऐसे करके आपने बना देना, यहाँ से आउट, यहाँ इन, इसी तरह यहाँ से एक और फील्ड लाइन, यहाँ से एक और फील्ड लाइन, यहाँ से एक और फील्ड लाइन, ऐसे बिल्कुल जैसे बार मैग्नेट में हम बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे ऐसे। तो ये फील्ड लाइंस का पैटर्न आप शो करेंगे और यहाँ से सारे आउटवर्ड्स और यहाँ से सारे इनवर्ड्स जो है वो आपने एरोज ये लगा देने, ठीक हो गया जी। तो ये फील्ड पैटर्न हो गया तीनों का जो आप कहा गया था, वहाँ सिर्फ स्केचिंग का कहा है, तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इतना ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद नंबर 3 है और मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है इस सेक्शन का, सेक्शन बी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ये वाला है। इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। पहले ये मेजर में होता था, पिछले सालों में फर्स्ट ईयर में एनुअल पेपर में, जो पीबीए का पेपर एनुअल पहला पेपर पीबीए का हुआ था 2 साल पहले, उसमें ये वाला मेजर में आया था प्रैक्टिकल। तो इसका वहाँ चले, वो जो क्वेश्चन है वो भी दिखाता हूँ अभी आपको कैसे आए थे। तो ये इस किस्म की अरेंजमेंट है, पहले ये आपको अरेंजमेंट दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है। डायग्राम कुछ अभी इतनी वाज़ेह नहीं है, पर यहाँ पर ये एक नीचे टाइमर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है, एक स्टॉप वॉच समझ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉप वॉच है और उस स्टॉप वॉच का यहाँ डिस्प्ले है, और उसके बाद ये जो ऊपर स्टैंड आपके पास लगा हुआ है, इस स्टैंड में यहाँ पर ऊपर एक सोलेनॉइड लगा होगा, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब वो सोलेनॉइड में से, सोलेनॉइड को हमने इधर कनेक्ट किया हुआ है इस अपरेटस के साथ। तो जब सोलेनॉइड में से करंट पास होगा ना तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है सोलेनॉइड, तो हम उसके नीचे एक छोटी सी बॉल यहाँ पे अटैच कर देते हैं, स्टील की एक बॉल बनी हुई यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और नीचे इसके ना यहाँ एक गेट स्विच लगा हुआ है, यहाँ इसको बोलते हैं गेट स्विच। और ये जो गेट स्विच है ये भी आगे इस अपरेटस के साथ यहाँ इसकी दोनों तारें यहाँ पे कनेक्टेड है। अब क्या होता है, पहले इसको हम ऑन करते हैं और यहाँ से करंट फ्लो करता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है सोलेनॉइड, ये बॉल को अपने साथ यहाँ पे अटैच कर लेता है। अब जैसे ही इसके ऊपर एक बटन लगा होता है स्टार्ट का, हम वो बटन पुश करते हैं, स्टार्ट का बटन पुश करते हैं, तो 2 काम होते हैं। एक, सोलेनॉइड डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे डीमैग्नेटाइज होगा तो बॉल यहाँ अटैच नहीं रहेगी, बॉल यहाँ से फ़ौरन डिटैच हो जाएगी। दूसरा काम ये होता है, ये टाइमर जो होता है ना, इसकी स्टॉप वॉच होती है चल पड़ती है, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है।
अब वो जब बॉल नीचे आती है, वो बॉल इस गेट स्विच के अंदर से पास होती है, ये इसके अंदर जाके ऐसे गिर जाती है, इसके अंदर जाके गिरती है जैसे ही। अब यहाँ से सिग्नल इधर जाता है और अगेन स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप हो जाती है, टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली बॉल के यहाँ से यहाँ तक फॉल करने का हमें मिल जाता है टाइम। अब हम इसके साथ स्टैंड के साथ ही मीटर रूल लगा होता है, मीटर रूल से हम ये हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी है, और यहाँ पर टाइमर जो है इससे हमें स्टॉप वॉच से जो है हमें टाइम मिल जाता है। तो हमें अगर हाइट और टाइम दोनों पता चल जाए तो हम जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसकी अरेंजमेंट है। अब देखें यहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन है, किस चीज़ की वैल्यूज़ गिवन है, डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल। अब यहाँ डिस्टेंस उसने बता दिया 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपको बताते हैं कि ये इनिशियल जो ये पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये है 8 सेंटीमीटर और फाइनल पोजीशन लेट से आपको बताते हैं 70 सेंटीमीटर। तो आप बताएं कितना हाइट इसने फॉल किया, तो ज़रा 70 माइनस 8 करेंगे तो फिर भी आ जाएगा। बहरहाल यहाँ उसने डायरेक्ट बता दिया 72 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और फिर उसकी वजह से जो टाइम आया है 0.39 सेकंड्स, तो यहाँ यूनिट में मिसिंग जो है वो सेकंड था, तो मैंने यहाँ पे यूनिट में सेकंड उसका यूनिट यहाँ पे लिख दिया। अब टाइम का ये देखें, यहाँ पे y का स्क्वायर किया, y टाइम है तो टाइम का यहाँ पे स्क्वायर किया, तो 0.39 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद x को उस y के स्क्वायर से, यानी डिस्टेंस को टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज आती चली जाएगी। ये सब कुछ आसान है। अब यहाँ असल में क्या है, हम इक्वेशन लगाते हैं मोशन की है। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s की जगह पे h लिखता हूँ, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी या वी आई टी भी लिखते हैं, यू टी भी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस 1/2 टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। अब देखें, चूँकि बॉल इनिशियली रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी 0, तो ये वाला 0 हो गया पोर्शन। तो h जो है वो इक्वल टू हो जाता है 1/2 टाइम्स जी टी स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर मैंने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को पहले उधर भेजूंगा, तो g आ जाएगा 2 इंटू एच और टी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो 2h ओवर टी स्क्वायर। तो g की वैल्यू के लिए बेसिकली 2 टाइम्स हाइट करूं और उसको t के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे g की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो फार्मूला है मेरे पास, तो यहाँ में वैल्यूज़ मुझे, यहाँ पे हाइट की वैल्यू है, ये हाइट है, ये टाइम है, ये टाइम का स्क्वायर है, तो ये वैल्यूज़ ही यहाँ से उठा के इधर पुट करके मैं g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि मेरे पास ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, जब ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाए तो लामहला ग्राफ ही बनाना होता है। तो आगे नीचे हम ये कहेंगे कि आप ग्राफ बनाएं ज़रा। तो ग्राफ में आपने x एक्सिस पे x को यानी हाइट को लिया और y एक्सिस पे आपने टाइम के स्क्वायर, y स्क्वायर यानी टाइम के स्क्वायर को ले लिया। तो जब आपने ये दो क्वांटिटीज़ ग्राफ पे ले ली, ये दो 2 को भी फिलहाल साइड पे कर दें, h और t स्क्वायर ये आपने ग्राफ के ऊपर लेकर ग्राफ प्लॉट कर लिया और ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बन गया। लेट से ऐसे ग्राफ बन गया जिसमें y एक्सिस पे h है और इधर जो है वो t का स्क्वायर है, ठीक है। अब जो ग्राफ की स्लोप निकलेगी वो क्या होगी, तो स्लोप ग्राफ की होगी चेंज इन y एक्सिस जो कि h के इक्वल है डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस जो कि टाइम के स्क्वायर के इक्वल है। तो स्लोप बेसिकली आपको मिलेगी h ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर फार्मूला में ज़रा गौर करें, h ओवर टी स्क्वायर को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या आता है, वो g आता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो मुझे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से मिल जाएगी आसानी से, ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा ग्राफ में से और स्लोप की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यूजिंग द ग्राफ डिस्कस हाउ x एंड y स्क्वायर आर रिलेटेड सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आइड से दैट जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है वो x एक्सिस की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसको x एक्सिस की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने लिख देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि x एक्सिस पे क्या है। x एक्सिस पे आपने x को, अच्छा सॉरी एक काम यहाँ पे जो बता दिया हमने उसके मुताबिक ही लेना है। अच्छा चले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो। x एक्सिस पे आपने x को ले लिया यानी x का मतलब है हाइट को ले लिया और y एक्सिस पे आपने टाइम के स्क्वायर को यानी y स्क्वायर को ले लिया विच इज़ एक्चुअली t स्क्वायर। अब अगर मैं स्लोप लूँगा, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं स्लोप की वैल्यू लूँगा, देखें अब स्लोप किसके इक्वल आएगी, ये इससे पहले भी एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया था कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखना है कौन सी क्वांटिटीज़ है। यहाँ स्लोप आएगी किसके इक्वल, वाई स्क्वायर ओवर एक्स के इक्वल आएगी, वाई स्क्वायर ओवर एक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने एच और टी स्क्वायर कहा हुआ है तो बेसिकली आपका स्लोप ये आ रहा है टी स्क्वायर ओवर एच आ रहा है, ठीक। अब फार्मूला में तो एच ओवर टी स्क्वायर है और स्लोप टी स्क्वायर ओवर एच है, तो स्लोप को क्यों ना हम इन्वर्स कर लें। तो अगर मैं स्लोप का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है एक्स ओवर वाई स्क्वायर।
अब मैं अगर स्लोप के इन्वर्स को देखें मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो तब मुझे जी की वैल्यू मिलेगी, स्लोप को नहीं, स्लोप के इन्वर्स को, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी मेरे पास टाइम का स्क्वायर है और एक्स एक्सिस पे मेरे पास हाइट है। ठीक है, तो टी स्क्वायर ओवर हाइट आ रहा था, तो मुझे तो हाइट ओवर टी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्लोप का इन्वर्स किया, तो स्लोप के इन्वर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जी की वैल्यू आ गई। यूजिंग द ग्राफ डिस्कस हाउ एक्स एंड वाई स्क्वायर आर रिलेटेड, तो आप ये कहेंगे कि वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्री फॉल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस को प्लस करके और नंबर ऑफ डिस्टेंसेस से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। हाउ द एवरेज वैल्यू, यानी फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद है सजेस्ट हाउ 2 इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ शो, व्हाट डज दैट शो, तो अभी मैंने बता दिया वो वैल्यू ऑफ जी को शो करता है। 2 इंटू स्लोप इन्वर्स, नॉट स्लोप, 2 इंटू स्लोप इन्वर्स जो है वो जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये एक और वर्कशीट है, इसमें भी उसी तरह ग्राफ है, और ग्राफ में इधर हाइट है, इधर टाइम का स्क्वायर है, और फिर लेकिन हमें ग्राफ के बजाय उसने फार्मूला दे दिया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करें एच की और टी की, और यहाँ से आप जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें। जी को सब्जेक्ट बना लें तो फार्मूला बन जाएगा जी को 2h ओवर टी स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इसमें ये एच और टी फाइंड पुट करेंगे और जी की वैल्यू निकाल लेंगे। चूँकि यहाँ पे हमने हाइट जो है वो मीटर्स में ली होगी, तो जी की वैल्यू 9.8 ही मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के करीब करीब आ जाएगी। लेकिन अगर हाइट सेंटीमीटर में हुई तो 9.8 आंसर ना ढूंढते रहना, वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आंसर इसका आएगा। ठीक है, हाउ कैन वी मैग्नेटाइज द स्टील बॉल इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए जो सोलेनॉइड है वो उसको मैग्नेटाइज करेंगे, तो स्टील बॉल जब उसके करीब जाएगी तो स्टील बॉल भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करेंगे तो स्टील बॉल उसके करीब जाएगी तो वो भी मैग्नेटाइज होकर उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो गए और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट 4 और 5 ये 2 हैं एक्सपेरिमेंट्स तो इकट्ठे ही कर लेंगे क्योंकि CRO से रिलेटेड है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, तो दोनों इकट्ठे ही कर लेते हैं। वैसे इसका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है फुल वेव ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का, आई थिंक फुल वेव का आया हुआ है यहाँ पर माइनर में, तो हाँ ये वाला आया हुआ। तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए वो क्या होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे कि AC सोर्स है आपके पास, ठीक है, और उस AC सोर्स के साथ आपने आगे कनेक्ट कर दिया एक सिंगल डायोड, अगर एक डायोड ऐसे करके एक डायोड कनेक्ट कर दिया, और उसके साथ आगे आपने एक लोड रेजिस्टेंस जो है वो ज़रा यहाँ पर लगा दी, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और यहाँ से ये इधर कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से जो AC करंट आएगा तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC, यानी AC का पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हाफ साइकिल्स होंगे, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड जो है वो उसका P जो है वो कनेक्ट होगा यहाँ पे इस पॉजिटिव के साथ और N जो है नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा डायोड, और जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो आउटपुट इसके अक्रॉस आ जाएगी, इस लोड रजिस्टर RL के अक्रॉस आउटपुट आ जाएगी। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड जो होगा वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो यहाँ पे आउटपुट 0 होगी, ये वाला रीजन आपका ऐसे फ्लैट रहेगा। ठीक है, फिर एक पॉजिटिव साइकिल आएगा, यानी इनपुट में एक और पॉजिटिव साइकिल है, उसके बाद आउटपुट पे वही पॉजिटिव साइकिल फिर से अपीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइकिल सिर्फ अपीयर होंगे, नेगेटिव साइकिल कोई अपीयर नहीं होगा। दिस इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक से ज़्यादा डायोड लगेंगे, एक से ज़्यादा डायोड लगाया जाएगा। अब वो एक से ज़्यादा जो डायोड हैं वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे इस सर्किट में लगे हुए हैं डायोड्स। अब वो चारों डायोड्स, इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी इसमें डायोड्स ऐसे लगेंगे कि एक डायोड जो है वो इस तरह लगेगा और फिर उसके बाद एक डायोड जो है वो इस तरह लगेगा। ये सर्किट डायग्राम आपने मतलब खुद ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए। और एक मिनट, फिर उसके बाद एक डायोड जो है वो इधर लगेगा ऐसे, और फिर एक डायोड यहाँ से इधर लगेगा। इतनी नीट बन नहीं रही लेकिन चले बहरहाल, ऐसे ये डायोड्स लग जाएंगे। ठीक हो गया। और यहाँ जो है इसके साथ बैटरी का सॉरी जो AC है उसका एक टर्मिनल लगा देंगे, और इधर जो है यहाँ इसी AC का दूसरा टर्मिनल इधर लगा देंगे, और आउटपुट जो है वो इधर से लेंगे, एक इधर से,
यहाँ पे आपने RL ले लिया, लोड रजिस्टर लगा दिया इधर, और उसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया इधर, ठीक है। और इनको आगे आपने CRO के साथ ज़ाहिर है कनेक्ट कर देना होगा, इनको टू CRO के साथ आके कनेक्ट कर देंगे। तब क्या होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से जो करंट आएगा, इधर से जो करंट आएगा वो इधर से इधर आएगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसमें से जाएगा, ठीक है। यानी एक डायोड में से वो करंट जो है वो पास होके जाएगा। अब वो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इस लोड रेजिस्टेंस में से इधर जाएगा करंट, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, और यहाँ से वापस ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जो इनपुट है वो इनपुट ऐसे होगी, AC वेवफॉर्म की सूरत में ऐसे इनपुट होगी। अब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमें आउटपुट भी यहाँ पर मिलेगी। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान वी विल गेट एन आउटपुट, और फिर उसके बाद जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, अच्छा अब यहाँ पे ये है पॉजिटिव साइकिल पहला, तो उसके दौरान इनपुट इधर है तो आउटपुट भी उतनी ही मिलेगी जितनी इनपुट है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही बनाते हैं इसको ऐसे। अब जब यहाँ नेगेटिव साइकिल आएगा, हाफ साइकिल नेगेटिव का होगा, तो उस वक्त क्या होगा, अब उस वक्त ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और इधर से इधर, इधर, यहाँ, और यहाँ से वापस इधर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, तो आपको एक ऐसी आउटपुट मिलेगी जिसमें रिपल्स कम होंगे एज़ कम्पेयर टू दी आउटपुट इन अ सिंगल डायोड। जब वो सिंगल डायोड हमने लगाया हुआ था तो उस वक्त जो आउटपुट थी उसमें रिपल्स आ रहे थे। रिपल्स इस वजह से आ रहे थे कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, फिर उसके बाद गैप आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, फिर ये गैप आ रहा है। तो ये जहाँ गैप आ रहे हैं वोल्टेज के रिपल्स, वोल्टेज जीरो होती है, रिपल्स आते हैं वोल्टेज में, ठीक है। तो एक तो आपको ये वेव फॉर्म जो है ये पता होनी चाहिए, इनपुट वर्सेस आउटपुट की वेव फॉर्म। दूसरा आपको ये सर्किट डायग्राम्स है ये पता होनी चाहिए, दोनों सर्किट डायग्राम्स पता होनी चाहिए। और एहतियात के तौर पे वैसे तो यहाँ पर वो है नहीं, आपके SLOs वगैरह में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पीक वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ जाए, वो आपको पता होना चाहिए। तो VRMS की वैल्यू या VP की वैल्यू दोनों में से कोई भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो उसका भी फार्मूला आपको जो है वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। यानी आपको एक वोल्टेज की वैल्यू कोई एक दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल RMS की वैल्यू दे दें और वहाँ से पीक निकालें, या पीक की वैल्यू दे दें वहाँ से RMS की निकालें, तो वो आप आसानी से ताकि निकाल सकें, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस, डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर क्यों एक्ट करता है, उसके बाद हाँ मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्मूथिंग का भी आपको पता होना चाहिए। तो स्मूथिंग में आपको पता है, इसके साथ हम अगर एक कैपेसिटर इस RL के साथ यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें, तो कैपेसिटर लगाने की सूरत में ये जो आउटपुट है ये स्मूथ हो जाएगी, और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आउटपुट ऐसे बनेगी, ऐसे, और फिर यहाँ से स्मूथ हो के ऐसे, ऐसे, यदि इससे भी कम इसके अंदर रिपल्स हो जाएंगे अगर आप यहाँ से लगा दें, एक कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा सिग्नल, ठीक है जी। फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर ये पूछे जा सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड जो होता है वो उसका नहीं, अगर आपको इनपुट का टाइम पीरियड गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट का टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ 2 सेकंड्स है, तो जो आउटपुट है रेक्टिफाइड आउटपुट है उसका जो टाइम पीरियड होगा ये याद रख लें वो हाफ होगा इसका, तो उसका 1 सेकंड होगा, आउटपुट का 1 सेकंड होगा एक फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट के अंदर, ठीक है जी। और एडवांटेजेस में है कि रिपल्स जो होते हैं वो कम होते हैं इसके अंदर, और DC आउटपुट जो होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल जो हाफ रेक्टिफाइड सर्किट होता है उसमें। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है ये टॉपिक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आखिरी, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसको देखते हैं। तो आखिरी है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एपरेटस। तो उसके लिए भी अगेन ये चैनल में मैंने इसकी पूरी वर्किंग की वीडियो बनाई हुई है कि एपरेटस असल में कैसा होता है। तो ये एक किस्म का वुडन बॉक्स है बड़ा सा, इसको ये एक डब्बा जो है, इसके अंदर हमने एक पार्शल डार्क रूम जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो एक लाइट का सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यानी एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके सामने ये केसिंग के अंदर एक छोटा सा फोटो सेल लगा हुआ है।
तो यहाँ से इस बल्ब से जो लाइट है जब इस फोटो सेल के ऊपर पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इस फोटो सेल में से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन स्टार्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स गुजर के जाते हैं इस एमीटर के अंदर से, माइक्रो एमीटर के अंदर से, तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू पता चलती है। अब वो रेट ऑफ इमिशन जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी हम ज़्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करें, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो इमिशन सरफेस से, मेटल के सरफेस से पॉसिबल हो। वंस इमिशन पॉसिबल हो जाए, अब आप उसके बाद जब इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इसका मतलब है करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते इंटेंसिटी को, लेकिन ये हमें पता है कि अगर आप इस लाइट के सोर्स को करीब लेकर आएंगे, इस बल्ब को करीब लेकर आएंगे फोटो सेल के, तो बल्ब को करीब लाने की सूरत में डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने की सूरत में क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ एक मीटर रॉड लगा हुआ है, मीटर रॉड से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बल्ब का उस फोटो सेल तक डिस्टेंस, और फिर हम इस डिस्टेंस को कम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और डिस्टेंस को कम करते चले जाएंगे और करंट की वैल्यू नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक करंट की वैल्यू आ रही है, तो मैं आप डिस्टेंस को अगर कम कर दूंगा, इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा, तो आप देखेंगे करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो इसी तरह हम डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर ये करंट की वैल्यू जो है वो साथ साथ नोट करते चले जाएंगे। तो डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे, डिस्टेंस नोट करेंगे, वहाँ से करंट यहाँ से नोट करेंगे, और फिर आगे देखते हैं कैलकुलेशन क्या होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट से लास्ट ईयर क्वेश्चंस इसी से आए थे, तो सबसे बेहतर यही है कि वो क्वेश्चंस देखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर इससे बन के आया था। ये अरेंजमेंट थी कि आपके पास एक फ़ोटो सेल है और यहाँ पर लाइट बल्ब से इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन जो है वो एक मीटर की तरफ जा रही है, गैल्वानोमीटर या एमीटर की तरफ जा रही है, और वहाँ हम उसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर रहे हैं। अब सबसे पहले अपरेटस आपको पता हो कि क्या है, ABCD यहाँ पे मार्क किए हुए तो ये अच्छा हो गया। चले अपरेटस का भी आ गया, कुछ अपरेटस में साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में अपरेटस क्या क्या जो यूज़ हो रहा है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ए जो है यहाँ पर देखें, एक रजिस्टर के अंदर से अगर एरो गुजर रहा हो तो उसको रियोस्टैट बोलते हैं, तो ये एक है रियोस्टैट, ठीक है। बी जो है फोटो सेल है, फोटो सेल बी हो गया। सी यहाँ पर पावर सप्लाई है या बैटरी है, इसको पावर सप्लाई कह देंगे, और डी यहाँ पे गैल्वानोमीटर है। जी लिखा हुआ है इसलिए ये गैल्वानोमीटर है, ए लिखा होगा तो एमीटर है। ये अपरेटस इस्तेमाल होता है, इसमें पी और बल्ब और लाइट सोर्स पहले ही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ से जो लाइट सोर्स है वो जो इसके ऊपर फोटो सेल के ऊपर पड़ रहा है, उस लाइट सोर्स को आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आया, यानी डिस्टेंस को कम किया। डिस्टेंस को कम करके और फिर हमने यहाँ पे करंट की वैल्यूज जो है वो नोट डाउन की। वैसे इधर देखें उन्होंने जी गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है और इधर रीडिंग जो है वो करंट की एम मीटर में नोट की हुई है, एम्पेयर्स में नोट की हुई है, तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ थी। लेकिन बहरहाल जो डायग्राम के मुताबिक जी गैल्वानोमीटर होता है, एम मीटर नहीं होता। अच्छा जी, अब इधर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, देखें यहाँ आपको सारा डिस्टेंस गिवन है सेंटीमीटर में। पहले डिस्टेंस 10 था, फिर 20, फिर 30, 40, 50, यानी लाइट सोर्स को आहिस्ता आहिस्ता दूर लेकर गए हैं फोटो सेल से, तो उससे क्या होगा, उससे करंट की वैल्यू जो है वो कम होती चली गई। अगले कॉलम में उसने कहा 1/d² कैलकुलेट करें। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लास्ट ईयर क्या गलती की थी, उन्होंने 1/d² करने के लिए ऐसे किया, 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस है 10, तो 1/10 का स्क्वायर कर लिया। तो 1/10 स्क्वायर करके और यहाँ पर वैल्यू आपने लिख ली, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, तो आपने किया 100 का इन्वर्स, तो होता है 0.01, और आपने यहाँ पे वो लिख दिया 0.01। लेकिन अब इसमें ये गलत हो जाएगा, 0.01 यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, एक वैल्यू उन्होंने खुद कैलकुलेट करके आपको दी हुई है, बहुत ध्यान करना है। ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है, सबसे पहले आपने इसको देखना है इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो अगर आप 1/d² करें इसके ऊपर 1/50 का स्क्वायर करें, आप अगर यहाँ पर 1/50 का स्क्वायर करें तो वो 0.0004 आता है, जबकि यहाँ पर तो 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 4 आपने देखना ये कैसे है, तो बेसिकली यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाता है 0.50, तो 0.50 का स्क्वायर का रेसिप्रोकल ले लूँ अगर मैं, यानी 0.50 का स्क्वायर करके और फिर उसका मैंने लेना है रेसिप्रोकल, तो मेरे पास आंसर आता है 4। यानी आपने ये सारे सेंटीमीटर पहले मीटर में चेंज करने थे और फिर 1/d² कैलकुलेट करना था, ठीक है क्या। अब आप अगर इन सब के ऊपर ये इसी तरह करें, यानी 0.10 और 0.10 का स्क्वायर करें और स्क्वायर करके फिर उसका रेसिप्रोकल लें, तो आपके पास यहाँ पे 100 आ जाता है।
इधर 100 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 20, तो 20 का आप 0.20 और 0.20 का आपने अगेन स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके फिर उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, तो ये आ जाएगा 25, ये वाला 25 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 30 है, तो 30.30 बन गया, 0.30 का स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो ये 11.11 यानी तकरीबन 11 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद है 40.40 बनता है, 0.40 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसका रेसिप्रोकल लिया, तो 6.25 आ गया यहाँ पे, तो 6.3 उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो है, असल में इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1/d² के। ठीक है, तो आप इंटेंसिटी डायरेक्ट फाइंड आउट करने के बजाय 1/d² फाइंड आउट कर लें तो वो असल में इंटेंसिटी के इक्वल ही होता है तकरीबन। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस को देखें, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ किया, तो इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली गई है, 100 से 4 तक आ गई है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना था, और ग्राफ में कोई एक्सिस पे कुछ भी गिवन नहीं है, आपने खुद चूज़ करना है किस एक्सिस पे क्या चीज़ लेनी है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस को आप खुद से चेंज कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को आप खुद से चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो आपने डिस्टेंस को इधर लेना है, लेकिन हमने डिस्टेंस को नहीं लेना। बेसिकली हमने ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना, वो ड्रॉ करना है डिस्टेंस के स्क्वायर 1/d² का, यानी इंटेंसिटी का और करंट का। ठीक है, तो डिस्टेंस को नहीं लेना, 1/d² आपने इधर लेना है, 1/d² यानी इंटेंसिटी आपने इधर लेनी है और करंट आपने इधर लेना है। तो इसको मैं कह देता हूँ 1/d² और यहाँ पे आ जाता है आपका करंट। उसके बाद आप स्केल चूज़ करनी है, ये तो स्केल है 4 से 100 तक वैल्यूज़ हैं इसकी इंटेंसिटी की, 4 से लेकर 100 तक हैं। तो एक बॉक्स जो है वो आपका तकरीबन बनता है 25, 4 से लेकर हैं 100 तक। 25 में फिर ये बीच वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, चलें ये 20 कर लेते हैं, 20, फिर उसके बाद 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 20, 40, 60, 80 और फिर 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास करंट की वैल्यूज़ हैं 0.50 मिली एम्पेयर्स, यानी यहाँ पे करंट मैंने मिली एम्पेयर्स में ही ले लेना है, उसका मसला नहीं है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो 0.50 से 0.02 तक है, या उसको मैं ले लेता हूँ 10 की पावर्स में, तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, मैं 2 × 10⁻⁻² ले लेता हूँ इसको। ठीक है, 3 × 10⁻⁻² ले लेता हूँ, ये 6 × 10⁻⁻² हो जाता है। ये मेरे पास आ जाता है जी 0.06 है, तो ये आ जाता है 12 × 10⁻⁻², ये मेरे पास आ जाता है। फिर उसके बाद 50 × 10⁻⁻²। अब मैंने 2, 3, 6, 12, 50 इनको ध्यान में रखना है। इधर मैं साथ लिख दूंगा × 10⁻⁻², एक ही बार लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ एक बॉक्स को मैं ले लेता हूँ 5 × 10⁻⁻² ले लेते हैं, 5 के बाद फिर 10 आ जाएगा, 10 के बाद फिर नहीं 50 नहीं आएगा फिर इसमें ना, तो स्केल को ऐसे लेते हैं कि एक बॉक्स को इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, मैं 10 यहाँ लेना पड़ेगा, 20 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 30 बल्कि वो भी नहीं आएगा पूरा। असल में ये ग्राफ जो है वो बड़ा छोटा सा ग्राफ पेपर दिया गया है, तो अगर हम बड़ी स्केल ज़्यादा ले लेते हैं तो ये छोटी वाली वैल्यूज़ हैं, ये नहीं आएंगी ग्राफ के ऊपर। चले मैं इसको 10 ही लूँगा, इसको 10 लेता हूँ, इसको 20, इसको 30, इसको 40, वो एक ग्राफ से बाहर ही आएगी, अब इसका और कोई इलाज नहीं है। तो पहली वैल्यू है, नीचे से शुरू करता हूँ यहाँ से, जब ये 4 है तो ये 2 × 10⁻² है, तो 4 को 2 के साथ मिलाता हूँ, तो 10 बॉक्सेस इक्वल टू 20 हो गया। अब ये भी देखते हैं, 10 बॉक्सेस इक्वल टू 20, तो एक बॉक्स किसके इक्वल हो गया, एक बॉक्स 20/10 के यानी 2 के इक्वल हो गया, एक बॉक्स 2 के इक्वल है, 2 बॉक्सेस 4 के इक्वल है, तो 4 यहाँ पे बनता है। ठीक है, इंटेंसिटी का 4 ये वाला बॉक्स बनता है, और जब ये 4 हो तो ये कितना होता है, ये 2 होता है। अब इसका 2 क्या है, इसका एक बॉक्स जो है वो 2 के इक्वल है, डायरेक्ट 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। यहाँ से शुरू करूँ तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा ये भी ग्राफ पेपर भी आई थिंक पूरा प्रिंट नहीं हुआ या क्या चक्कर है, क्योंकि कोई बन नहीं रहा यहाँ पर ना, स्केल कोई बन नहीं रही सही। इधर से इधर तक 10 बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ 10 बॉक्सेस हैं नहीं, तो चलें इधर भी 10 बॉक्सेस होने चाहिए, 10 बॉक्सेस ही होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी हुई भी है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 0 यहाँ कहीं पे है, तो 0 से 2 बॉक्सेस ऊपर जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ कहीं नीचे बनेगा, इधर बनेगा। अगर ये ग्राफ पेपर मेरा कंप्लीट हो तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे 6.3 पे 3 है, तो 6.3
यहाँ से इस एक्सिस पे 6.3, तो 6.3 यहाँ से 1 2 3 बॉक्सेस आगे जाएंगे तो 6.3 तकरीबन ये बन गया। और 6.3 को आगे ले जाके आपने देखना है किसके साथ, 3 के साथ। 6.3 विद 3 वो भी इसके करीब करीब बनेगा, यानी 2 पॉइंट बड़े करीब करीब बनेंगे। उसके बाद 11 पे 6 है, तो 11 जो है वो 2 4 6 8 10 और ये 11, और 11 पे बन रहा है 6, तो 11 पे 6 भी इसके करीब करीब, ये पॉइंट्स बहुत करीब करीब बनेंगे। और उसके बाद अगले पॉइंट बहुत दूर बनेंगे। ग्राफ पेपर पे वैल्यूज़ ही ऐसी। 25 पे 12, तो 25 आप थोड़ा आगे जाके बनेगा, ये 20 है। 20 के बाद 22 24 और 25 यहाँ पे आएगा। और 25 को आपने आगे मिलाना है किसके साथ, 12 के साथ। 25 को 12 के साथ मिलाया तो अब आपका पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया, यहाँ हो गया। अब ये तकरीबन ये पॉइंट्स आपको कुछ मिल गए। इन पॉइंट्स को आप आगे एक्सटेंड करें तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है जी। और एक वैल्यू आपकी जो है वो ग्राफ में ही नहीं आ रही, ग्राफ पेपर ही ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। तो बहरहाल जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी वजह से एक ट्रेंड आपको पता चल गया है कि एक अपवर्ड ट्रेंड है और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इंटेंसिटी जो है, करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। करंट प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें क्वेश्चन के साथ क्या आ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, और वर्क फंक्शन क्या होता है, और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और मेटल्स की जो सर्फेसिस हैं वो कैसे रोल प्ले कर रही हैं। ये अभी आपने थ्योरी का कल ही पेपर दिया है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये हो गया जी आपका ये लास्ट माइनर एक्सपेरिमेंट भी, और मेजर एक्सपेरिमेंट भी हमने सारे कवर कर लिए। इस वीडियो में माइनर सारे कवर कर लिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पीरियड में सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको जो है वो कंप्लीट करवा दूँ, कवर करवा दूँ। और कल कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हैं, पेपर किस किस्म का बन सकता है, किस्म का गैस पेपर टाइप होगा, वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कल कोशिश करके वो एक आध और वीडियो इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर दूं। और इसी तरह इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी जो है वो प्रिपरेशन की वीडियोस मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। एक से पहले केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की वीडियो वैसे कर चुका हूँ, तो बाकी भी करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने मेजर प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सारे अभी तक तैयार नहीं किए हुए, तो मेजर प्रैक्टिकल्स के लिए सिर्फ ये 2 वीडियोस हैं आपकी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं। ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी होंगी आपको सारी प्रिपरेशन के लिए। तो आप इन पे क्लिक करके दोनों वीडियोस में सारे डिटेल से एक्सपेरिमेंट समझा दिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए, कैलकुलेशंस बता दिए हैं। तो ये वीडियोस देख के आप वो प्रैक्टिकल्स भी तैयार कर सकते हैं। तो सी यू इन दैट वीडियो देन इंशाल्लाह।